पूस का महीना अपने पूरे जोर पर था। ठंड ऐसी कि जैसे आसमान से बर्फ टपक रही हो। गांव लखनपुर पर सर्दी की पहली ही मार भारी पड़ चुकी थी। सुबह का कोहरा इतना गाढ़ा था कि सामने खड़ा इंसान धुंध के पर्दे में गायब हो जाता। हर झोपड़ी की छत पर सफेद धुंध यूं लटक रही थी मानो किसी ने पूरे गांव को रुई की परत से ढक दिया हो। अमीर और संपन्न घरानों में ठंड का आनंद अलाव की गर्माहट, मुलायम रजाइयों और गर्म-गर्म पकवानों के साथ लिया जा रहा था, जबकि दूसरी ओर गांव के गरीब परिवारों में ठंड, भूख और बुझ चुके चूल्हों का ही सन्नाटा पसरा हुआ था। माला बिटिया, चादर अपने ऊपर खींच ले, बाहर की हवा बड़ी बेरहम है। बापू, बहुत ठंड लग रही है, आग नहीं जलाएंगे? लकड़ी होती तो जला देता बेटी। खेत के जो फूस थे रात भर की नमी से सब भीग गए। धूप निकलेगी तो सुखा लेंगे। सीमा ने कांपती आवाज में कहा, सुनते हो जी, गाय बैल के लिए जो थोड़ा सा भूसा रखा है, अगर वही जला दे तो शायद आग पकड़ जाए। मुरारी ने धीमे से सिर हिलाया। नहीं सीमा, वो भूसा उनका सहारा है। हम चाहे जैसे रात काट लेंगे, पर बैल बेचारे क्या खाएंगे? उनकी भी सांसें चलती रहनी चाहिए। झोपड़ी की कमजोर छप्पर से ठंडी हवा इस तरह अंदर घुस रही थी मानो हर झोंका तीर बनकर शरीर चीर दे। बाहर बर्फीली हवाएं पूरी बस्ती पर ऐसा सन्नाटा बिछा रही थीं, जैसे किसी ने पूरे गांव की आवाज छीन ली हो। और वहीं दूसरी ओर गांव के मुखिया के घर आज बड़ा जश्न था। बेटे के जन्मदिन पर आंगन जगमगा रहा था। रोशनी, ढोल नगाड़ों की आवाज और पकवानों की महक जैसे हवा में घुल गई हो। उधर मुरारी ने ठंडी सांस छोड़ते हुए सीमा से कहा, सीमा, भाग्य वाले लोगों के आंगन में तो ठंड भी आग बनकर जलती है, और हमारे हिस्से बस धुआं, ठिठुरन और खाली पेट ही आते हैं। मुरारी ने धुंधले आसमान की तरफ नजर उठाई। धुंध की चादर में लिपटा चांद ऐसे दिख रहा था मानो वो भी ठंड से सिकुड़कर आधा रह गया हो, और उसके मन में एक कसक उठी। क्या इस कड़ाके की सर्दी में हमारी किस्मत भी कहीं जमकर ठिठुर न जाए? रात भर की ठंड ने जैसे हर चीज को जमा दिया था। सुबह होते ही सूरज की किरणें तो दिखीं, पर उनमें वो गर्मी नहीं थी जो शरीर को राहत दे सके। गांव लखनपुर अभी भी धुंध की चादर में लिपटा पड़ा था। खेतों के ऊपर सफेद पाला ऐसे जमा था जैसे किसी ने दूध उड़ेल दिया हो। अरे ओ सीमा, जरा वो पुराना टोपी दे देना, खेत पर जाना है, गेहूं की हालत देखनी है। आप इतनी ठंड में खेत जाओगे? रुको, जरा धूप निकल आए तब जाना। धूप का क्या भरोसा, फसल तो अपने समय से नहीं रुकेगी, और भूख भी नहीं। मुरारी अपने पुराने चप्पल पहनकर खेत की ओर चल पड़ा। कंधे पर फावड़ा, सर पर टोपी और पैरों में ठंड की चुभन। हर कदम पर लगता जैसे जमीन की ठंड पैर से होकर सीने तक पहुंच रही हो। अरे ओ मुरारी, इतने सवेरे सवेरे कहाँ चला जा रहा है? खेत की ओर चाचा, फसल देखनी है, रात को पाला पड़ा था। सुन बेटा, बाहर की ठंड आज हड्डियां तक चीर रही है। हम बूढ़े तो घर में बैठे रह जाते हैं, पर तू अभी जवान है, जरा सावधान रहना। ये बर्फीली हवा किसी पर दया नहीं करती, सीना तक जमा देती है। हाँ काका, आप सही कह रहे हैं। डरती तो ठंड भी होगी चाचा, हम जैसे लोगों से जो रोज पेट के लिए लड़ते हैं। खेत पर पहुंचते ही मुरारी के कदम थम गए। गेहूं की नन्ही बालियां झुक चुकी थीं। पाले की ठंड से पत्ते पीले हो गए थे। जमीन इतनी सख्त हो गई थी कि फावड़ा भी उसमें घुसने से इनकार कर रहा था। हे भगवान, अगर ये फसल मर गई तो घर कैसे चलेगा? बेटा, इस साल तो मौसम ही रूठा है। इस बार बारिश भी बहुत ज्यादा हुई, और अब ये ठंड, सब किसान रो रहे हैं। दोनों खेत की मेड़ पर बैठकर बाजरी की रोटी और अचार खा रहे थे। हर कौर के साथ ठंड जैसे अंदर उतरती जा रही थी, पर बातों में एक उम्मीद थी, कल शायद कुछ बेहतर हो। अगर सेठ कुछ अनाज उधार दे देता तो कुछ दिन कट जाते चाचा, पर वो तो ब्याज सुनकर ही दरवाजा बंद कर देता है। हिम्मत मत हार बेटा, गरीब की ठंड
दोहरी होती है, एक मौसम की और एक मजबूरी की। पर सूरज हर बार उगता है, बस थोड़ी देर लगती है। दिन ढलते ही फिर वही सर्द हवाएं लौट आईं। सूरज जैसे ठंड से हारकर बादलों के पीछे छिप गया था। गांव लखनपुर की गलियां फिर वीरान हो चली। मुरारी की झोपड़ी में न लकड़ी थी न भूसा। सीमा बोली, सुनिए जी, चूल्हे में कुछ भी नहीं बचा। ये ठंड तो जान ले लेगी। माला रोते हुए बोली, माँ, बहुत ठंड लग रही है, बदन कांप रहा है और माँ, बहुत जोर से भूख भी लगी है। सुनिए जी, थोड़ा सा चावल बचा है, खिचड़ी बना देती हूँ। हाँ, बना दो सीमा। बच्ची को कुछ गरम मिल जाए तो अच्छा है। हम तो पानी पीकर लेट जाएंगे। आप भी थोड़ा खा लेना जी, सारा दिन खेत में रहे, ठंड भी लगी होगी। नहीं सीमा, बच्ची की भूख पहले। हमने तो इतनी ठंड झेली है कि अब आदत सी हो गई है। सीमा ने थोड़े से पानी में दाल चावल उबालने शुरू कर दिए। माला को खिचड़ी की खुशबू आ रही थी। माला खुशी से चहकते हुए बोली, माँ, गर्मा गर्म खिचड़ी बना रही हूँ, जल्दी से खिला दो, बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटी, अभी खिला दूंगी तुझे। जब खिचड़ी पक गई तो सीमा देवी ने एक छोटी थाली में खिचड़ी थोड़ी सी परोसी। वो झट से खा गया। उसकी आंखों में अब कुछ चमक लौटी थी। आप भी खा लीजिए, थोड़ा बचा है। सीमा, तुम भी खा लो पहले। हम दोनों तो ठंड के आदी हैं। बच्ची पेट भर ले, वही सबसे बड़ी नियामत है। उस रात तीनों को नींद नहीं आई। चूल्हे की राख ठंडी पड़ चुकी थी और हवा अब भी दीवारों के बीच से चली आ रही थी। मुरारी ने अपने बेटे और पत्नी को चादर में लपेटा, खुद किनारे बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। हे भगवान, ये ठंड कब जाएगी? कब हमारे घर में भी गर्मी आएगी? उसके शब्द हवा में खो गए, जैसे आसमान ने भी जवाब देने से मना कर दिया हो। सिर्फ चांद की ठंडी रोशनी झोपड़ी की खिड़की से अंदर आ रही थी। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी में गर्मी नहीं थी, बस धुंध का पर्दा था। गांव लखनपुर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे ठंड ने हर जिंदगी को जमा दिया हो। वो एक पुरानी चादर से खुद को ठंड से बचाता हुआ एक कुर्सी पर बैठ गया। सुनिए जी, पड़ोसी रामचरण की झोपड़ी से कोई आवाज नहीं आ रही। सुबह से कुछ लोग बोल रहे थे कि रात बड़ी भयंकर थी। चलो चलकर देख लेते हैं। मुरारी और सीमा धीरे धीरे रास्ते से गुजरे। दोनों झोपड़ी के पास पहुँचे तो अंदर अंधेरा था। रामचरण अपनी झोपड़ी पर चुपचाप पड़े थे। उनकी सांसें थम चुकी थीं। उनकी पत्नी दीवार से टेक लगाए रो भी नहीं पा रही थी। शरीर ठंड से अकड़ चुका था। मुरारी की आंखों में ये डर समा गया था। वो जानता था अब सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। हे भगवान, ठंड ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। अब क्या होगा? बाबा, क्या रामचरण काका मर गए? हाँ बेटी, बूढ़ों के लिए तो ठंड बहुत बड़ी बीमारी है। अगर गरीबों के घर आग न जले तो जान चली जाती है। फिर हम आप क्यों नहीं जलाते बाबा? कहाँ से लाऊं लकड़ी बेटी? शाम तक खबर फैल गई। गांव में अब तक 7 लोग ठंड से मर चुके थे। गांव की चौपाल पर लोग जमा हुए। सबके चेहरों पर डर और लाचारी थी। भाइयों, ये सर्दी तो मौत बनकर आई है। हमारे पास लकड़ी नहीं, चारा नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आज हमने कुछ भी नहीं किया तो कल कौन बचेगा? आप ठीक कहते हैं काका। हमें पंचायत से कहना होगा, सरकार से मदद मांगनी होगी। लेकिन जब तक मदद आएगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। सवाल हवा में गूंजता रहा, पर जवाब किसी के पास नहीं था। सिर्फ हवा थी जो सबकी सांसें जमा रही थी। रात फिर उतर आई थी, पर इस बार वो पहले से ज्यादा काली थी। गांव के कई चूल्हे ठंडे हो चुके थे और कुछ लोगों की सांस भी। मुरारी की झोपड़ी में अलाव तो जल रहा था, पर उसमें आग नहीं, बस राख बची थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सो जा माला, भगवान से दुआ कर, कल सूरज में थोड़ी गर्मी हो। सुनिए जी, अब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। माला की खांसी बढ़ती जा रही है।
कहीं कुछ इंतजाम करना होगा। जानता हूँ सीमा, पर कहाँ जाऊं? बाजार दूर है, रास्ते कोहरे से ढके पड़े हैं, काम धंधा ठप पड़ा है, क्या करूं? तुम किसान हो माला के बापू, और खेत में पाला जमी है, काम ठप है, पर कुछ तो करो। ठीक है, मैं कुछ तो करूंगा। भगवान, अगर तूने मुझे हिम्मत दी है तो मैं अपने गांव को यूं मरने नहीं दूंगा। मैं जंगल जाऊंगा, भले ही ठंड काट खाए, पर गांव के लिए लकड़ी लाऊंगा। नहीं नहीं जी, इतनी ठंड में जंगल मत जाओ, जंगल बहुत दूर है, रास्ते में सियार और भेड़िए घूमते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे माला के बापू? अगर इस बात से मैं डर गया तो गांव कैसे जिएगा? अगली सुबह मुरारी जंगल से लकड़ी लाने को जा रहा होता है। तभी सीमा कहती है, सावधानी से जाइएगा माला के बापू। तुम बस माला और घर संभालना सीमा, मैं लौटूंगा तो आग और उम्मीद दोनों लाऊंगा। जंगल का रास्ता लंबा था, हर कदम पर बर्फ काटे और सन्नाटा, लेकिन मुरारी की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अपने गांव की तस्वीर थी। आधा घंटे की यात्रा के बाद उसने सूखी डालियां देखी। वो टूटे पेड़ की टहनियों को इकट्ठा करने लगा। ठंड से हाथ सुन्न पड़ रहे थे, पर वो रुका नहीं। मुरारी ने लकड़ियों का बड़ा गट्ठर बनाया, उसे सिर और पीठ पर रखा और चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसका इरादा उससे भी मजबूत था। पता नहीं कब लौटेंगे तुम्हारे बाबूजी। माँ, बाबूजी तो हीरो है ना, वो जरूर लौटेंगे। जब दोपहर के बाद मुरारी लौटकर आया, उसके कंधे और सर पर लकड़ियों का ढेर था और चेहरे पर ठंड के बीच में भी पसीना चमक रहा था। सीमा देखो, लकड़ियां लाया हूँ। अरे माला के बापू, आप सही सलामत घर लौट आए हैं, और कितनी बड़ी लकड़ी का गट्ठर लाए हैं। उस शाम पूरे गांव में मुरारी के अलाव की गर्मी फैली। मुरारी का छोटा सा साहस गांव के हर घर में उम्मीद की आग बन गया था। आग की लपटें हवा में नाच रही थी और मुरारी के चेहरे पर वो सुकून था जो किसी राजा के पास भी नहीं होता, क्योंकि उसने अपने गांव को बचा लिया था। सुनिए जी, आपके लाई लकड़ियों ने तो पूरा घर रोशन कर दिया। सीमा, ये आग मेरी नहीं, गांव की है। अब कोई ठंड से नहीं मरेगा। माँ, बाबा देखो, मेरी उंगलियां गर्म हो गईं। धीरे धीरे आसपास के बच्चे भी आ गए। कोई अपने हाथ सेक रहा था, कोई लकड़ी डाल रहा था। कुछ देर में गांव के कई लोग मुरारी के घर के बाहर इकट्ठा हुए। मुरारी बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। हम सब तो मौत का इंतजार कर रहे थे और तूने आग जलाकर हमें जिंदगी दे दी। मैंने तो बस हिम्मत की है। अगर सब साथ मिले तो गांव में कोई ठंड, कोई तूफान टिक नहीं सकता। मुरारी की बात सुनकर सबकी आंखों में नई चमक आ गई। उस रात मुरारी के आंगन में कई अलाव जले। हर घर से कोई न कोई आया, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई और। सब एक दूसरे के पास बैठे, आग सेकते और कहानियां सुनाते रहे। सुनो जी, अब लगता है ठंड भी हार मान जाएगी। हाँ सीमा, जब लोग एक साथ हों तो कोई ठंड, कोई तूफान टिक नहीं सकता। आग की लपटें हवा में नाच रही थी और मुरारी के चेहरे पर वो सुकून था जो किसी राजा के पास भी नहीं होता, क्योंकि उसने अपने गांव को बचा लिया था। रात बीत चुकी थी। मुरारी के आंगन में जलते हुए अलाव अब राख बन चुके थे, पर उस राख में भी गर्मी बची थी। माँ, बाबा देखो, आज तो धूप निकली है। सूरज की यही किरण तो जीवन है बेटी। जब मन की आग जलती रहे तो सर्दी टिक नहीं सकती। आसमान से सूरज की रोशनी चमक रही थी। पंछी अपने घोंसलों से निकलकर धूप का आनंद ले रहे थे और जानवर फिर से घूमने फिरने और खेलने लगे। सूरज की गर्मी ने चारों ओर नई ऊर्जा भर दी थी।